नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। राजस्थान के महला में 3 दिन से डटे हैं किसान। सरकार के साथ बेनतीजा रही 2 दौर की बातचीत। किसानों ने दी चेतावनी, अगर नहीं बनी बात तो होगा दिल्ली मार्च। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए सीएम शिवराज ने केंद्र से मांगी मदद। कांग्रेस ने सीएम पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। कहा, मोदी सरकार की वजह से एमपी हार चुका है जीआई टैग का मामला। देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बारिश ने पकड़ी रफ्तार। गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अनुमान। और इस बार स्वतंत्रता दिवस पर बेंगलुरु में नहीं होगा सालाना फ्लावर शो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को बताया जा रहा है वजह। दूसरे विश्व युद्ध को छोड़कर 1912 से हर साल लगता था फ्लावर शो। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में किसान महापंचायत की अगुवाई में किसानों का आंदोलन जारी है। जयपुर के दुदू से दिल्ली कूच के लिए निकले किसान बीते 3 दिनों से महला में डटे हुए हैं। इसकी अगुवाई कर रहे किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि अगर सरकार ने तत्काल कोई फैसला नहीं लिया तो किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बीच सरकार के साथ 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। दरअसल ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना खरीद का लक्ष्य बढ़ाने और दोबारा खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ये किसान 5 जुलाई को ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें महला में रोक लिया। तब से ये किसान यहीं पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने चने का खरीद लक्ष्य नहीं बढ़ाया तो खुले बाजार में इसे बेचने पर प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपए का घाटा होगा। अभी किसानों के पास 18 लाख टन से ज्यादा चना पड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर नुकसान 2000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। सरकार से 2 दौर की बातचीत हो चुकी। कल सरकार ने समय मांगा और किसानों ने घोषणा की हमारा पड़ाव दूध में जारी रहेगा। यदि सरकार का संकेत सकारात्मक नहीं हुआ तो किसान कूच करने को भी तैयार है। ये निर्णय करेंगे सब मिलकर। इसलिए अभी सारे किसान जमीन पर बैठकर भोजन भी कर रहे, रह भी रहे हैं। कोई सिर ढकने को न छते न नीचे बिछोना है, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। दया आना तो बहुत दूर की बात है। 6 जुलाई को किसानों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर्जा मुक्ति पूरा दाम इस हैशटैग के साथ अभियान चलाया। ये किसान सारा कर्ज माफ किए जाने और स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों की C2 लागत का 1.5 गुना दाम देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए किसानों ने शाम 4 बजे से अभियान शुरू किया, जो कुछ ही देर में ट्विटर पर टॉप 5 ट्रेंड में शामिल हो गया और काफी देर तक तीसरे नंबर पर भी ट्रेंड करता रहा। इस हैशटैग के साथ 43,000 से ज्यादा ट्वीट्स किए गए। किसानों ने 6 जून को भी सोशल मीडिया पर यही अभियान चलाया था और अपनी आवाज उठाई थी। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने कर्ज मुक्ति और फसलों के सही दाम की मांग पूरी न होने तक हर महीने की 6 तारीख को डिजिटल अभियान चलाने का ऐलान किया है। नौजवानों का हौसला देखते हुए हम कहना चाहेंगे अगली 6 तारीख में, क्योंकि हमने कहा है ना, हर 6 तारीख में जब तक कर्जा मुक्ति पूरी नहीं होती, जब तक पूरा दाम नहीं मिलता, C2 नहीं मिलता, स्वामीनाथन नहीं मिलता, हम लोग ट्रेंड करते जाएंगे। मोदी जी के कान में गूंज जब तक नहीं पहुंचती हम ये करते रहेंगे। और इतना मैं कहना चाहूंगा अपने नौजवानों का हौसला देखते हुए कि अगली बार आपको पाबंद नहीं करेंगे कि 4 से 6 तक होना है। 4 बजे शुरू करना है। 6 तारीख में आप जितने घंटे ट्रेंड करना चाहें हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि कल हमने कहा था 4 से 6 तक, 7:30 तक ट्रेंड करते रहे वो।
राजस्थान में पाकिस्तान के रास्ते टिड्डी दलों के हमले जारी हैं। जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक टिड्डी दल फसल और दूसरी हरियाली को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर में टिड्डी नियंत्रण में बेल हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। वहीं जोधपुर में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। टिड्डी चेतावनी संगठन के उपनिदेशक KL गुर्जर के मुताबिक जोधपुर में रविवार को हेलीकॉप्टर से कीटनाशकों के छिड़काव के बाद आधी टिड्डियां मर गईं। जो बाकी बची हैं वो दवा के प्रभाव के चलते दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अगले 4 हफ्तों में बड़े टिड्डी हमले होने का अलर्ट जारी किया है। टिड्डी दलों के अब तक के हमले से राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो दिन में मारना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है। लेकिन रात के टाइम जब ये बैठती है लगभग 7-8 बजे के बाद में, तो हमारे ऑपरेशंस चालू होते हैं और हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच करके वहां फायर ब्रिगेड की मदद से हमारे जो वहां की स्थिति है उस ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करके वहां पे ऑपरेशंस चालू करते हैं। ऑपरेशंस में मुख्य रूप से हम लोग जो हमारा फोकस होता है, हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि कितना % हम इन टिड्डियों को मार सकते हैं। हमारा जो सक्सेस % है वो लगभग 60% से 70% तक हम टिड्डियों को खत्म कर देते हैं। इसके लिए हम लोग जो दवाओं का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठाया और उनसे राज्य के बासमती चावल को GI टैग दिलाने में मदद करने की मांग की। किसी वस्तु या उत्पाद को उसकी खास भौगोलिक उत्पत्ति या जुड़ाव के आधार पर GI टैग दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक मध्य प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 80,000 किसान बासमती धान की खेती करते हैं। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर के किसान शामिल हैं। इससे सालाना 3,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि वो इससे जुड़ी कानूनी लड़ाई एक बार पहले हार भी चुका है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स के तहत काम करने वाली GI रजिस्ट्री ने 2018 में बासमती चावल की खेती के आधिकारिक मानचित्र से मध्य प्रदेश को बाहर करने का आदेश सुनाया था। ये आदेश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के निर्देश पर आया था। इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। इसी साल मार्च में हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अभी केवल हिमालय के तराई इलाके में सिंध गंगा मैदान में आने वाले 7 राज्यों में उत्पादित बासमती चावल का GI सर्टिफिकेशन हो सकता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ जिले शामिल हैं। GI की कानूनी लड़ाई हारने के चलते मध्य प्रदेश में बासमती धान की खेती तो हो सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पर बाजार में बासमती के नाम से इसे नहीं बेचा जा सकता है। हमने जो है आपत्ति का निराकरण हेतु एक केस चेन्नई में लगाया था। अभी भी जो है चेन्नई में एक केस पेंडिंग में है, चेन्नई उच्च न्यायालय में। और दूसरा हमने जो है तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में कि SLP दायर करने के लिए, उसकी तैयारी हमारी पूरी हो गई है। दिन भर झूठ परोसते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। वो तो कांग्रेस की जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो धरने पर बैठे थे। उनको पता है मोदी सरकार के समय मध्य प्रदेश मुकदमा हार चुका है। मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया कि GI इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, की रिकॉग्निशन के लिए एपीडा ने मुकदमा लड़ा मध्य प्रदेश के खिलाफ और मोदी सरकार में उसका निर्णय हो गया। क्यों झूठ बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब? जब भी चुनाव आते हैं मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा एक क्षण नहीं लगता। और इस मुद्दे को और ज्यादा तफसील से समझते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विजय सेतिया जी, जो कि ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ किसान नेता केदार सिरोही हैं मध्य प्रदेश से, और हमारे साथ अंकुर हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं
न्यू दर्पण सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं कि जो मध्य प्रदेश का जो बासमती चावल है उसको लेकर मध्य प्रदेश लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है और अब शिवराज जी का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट कि हम हर कोशिश करेंगे कि इसको जीआई टैग मिले। सबसे पहले तो ये समझाएं कि जीआई टैग एक्चुअली क्या होता है और एपिडा ने जो इसको बार बार रिजेक्ट हो जाती है ये एप्लीकेशन, एपिडा का क्या रोल है इसमें? मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि शैंपेन हमने सबने सुन रखी है, ठीक है। वाइन तो सारी दुनिया में बनती है, शैंपेन फ्रांस के एक पर्टिकुलर हिस्से में बनती है और उसको प्रीमियम मिलता है और प्रीमियम भी अच्छा खासा मिलता है, वहां के किसानों को उसका बेनिफिट मिलता है। रही बात बासमती की, आप एक चीज नोट करो, आपने देहरादूनी बासमती सुनी होगी, आपने तरावड़ी बासमती सुनी होगी, आपने अमृतसर की बासमती सुनी होगी, लेकिन आज तक भोपाल बासमती ऐसा कोई ब्रांड नहीं बना। तो इसलिए कहना, क्योंकि जो चीजें 100-200 साल से चली आ रही हैं उसके ब्रांड बन गए। एमपी के अंदर जो बासमती पैदा हो रही है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों जितने किसान मेहनत करते हैं उसमें कोई शक नहीं, लेकिन धरती मौसम के फर्क की वजह से जो चावल वहां बनता है उसकी क्वालिटी पंजाब हरियाणा के बराबर नहीं बनती और इसीलिए 4 रुपए 5 रुपए पंजाब हरियाणा से सस्ता बिकता है। जब भी हमारे चावल वालों ने इसका एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जब भी इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो चावल की क्वालिटी कभी भी हमें पंजाब हरियाणा के क्वालिटी के नजदीक नहीं मिली। तो अगर आप एमपी का चावल अगर कहीं भेजोगे और क्वालिटी कंप्लीट आए तो जो आपने 100-150 साल में अपनी बासमती की हेरिटेज बनाई है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, बासमती को प्रोटेक्ट करने के लिए अपीडा ने पिछले 20-25 साल के अंदर कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, चाहे वो केस अमेरिका में लड़ने पड़े, चाहे फिलीपींस में जाके लड़े, चाहे कंबोडिया से लड़े, चाहे थाईलैंड से लड़े। जहां भी किसी ने बासमती को रजिस्टर कराने की कोशिश की वहां पे जाके अपीडा ने लड़ाई लड़ी। बात जो कि एमपी से पहले राजस्थान में बासमती पैदा हो रही है। जिस समय ये 2008 में जीआई के लिए बातचीत चली थी और ये सवाल पैदा हुआ था कि इंडिया क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट की जीआई बना रहा, तो तब राजस्थान भी सामने था। राजस्थान की फसल एमपी से ज्यादा थी, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर्स में वो फेल थी। क्वालिटी पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे, अच्छा चावल नहीं बन सकता, तो उसको कभी इस पर मैं सीधे अंकुर के पास जाना चाहूंगी। अंकुर, आपने एपिडा में इसको लेकर एक एप्लीकेशन, आपने इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल की, अपना केस सामने रखा है। जो ये बातें विजय सेतिया जी ने सामने रखी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एमपी तो इसके लिए जाना ही नहीं जाता, जो एक बासमती की खुशबू, जो उसका लॉन्ग ग्रेन साइज, जो तमाम वो पैरामीटर्स हैं, या आबो हवा मिट्टी की बात करें तो कहा जाता है कि इसीलिए रिजेक्ट हुआ क्लेम क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो इसको सूट नहीं करती, वो उसके मुताबिक नहीं है। आपका क्या सबमिशन है? देखिए, इस पर जो एप्लीकेशन हमने की उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे तथ्य रखे थे जिसमें ये एक्सप्लिसिटली क्लियर हो रहा था कि जो बासमती एमपी में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी क्वालिटी का बासमती है जो बाहर जगहों पर प्रोड्यूस हो रहा है। जैसा विजय जी ने कहा कि एमपी में जो है वो उस क्लास में नहीं आता या नहीं आता, ये तो साइंटिफिक चीजें हैं। और देखने वाली बात यह भी है कि जीआई रजिस्ट्री ने पहले एमपी के फेवर में फैसला किया था, उसके बाद जब अपीडा अपील में गई और वहां पर यह आया कि नहीं, इसको फिर से रीएनालाइज किया जाए। और दूसरी एक जरूरी चीज ये भी है देखने के लिए कि एमपी में इतने लंबे समय से बासमती हो रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में बासमती जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। आपने शायद उनके फैक्ट्स देखे ही होंगे और वही सारे फैक्ट्स जो हैं हमने अपनी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन में रखे थे और अपीडा और अथॉरिटीज ने उनको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने उसको अप्रिशिएट भी किया था और उसके बाद ही हमको इंटरवीन करने के लिए बोला गया था, क्योंकि हमारा एनजीओ पहला एनजीओ था जो इसमें इंटरवीन हुआ था। किस आधार पर ये रिजेक्ट होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें स्टेट ऑफ एमपी को कुछ और कंक्लूसिव एविडेंसेस प्रूव करने पड़ेंगे। ऐसे अगर छत्तीसगढ़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर हो
या एमपी में जो इंस्टीट्यूट है वहां पर हो, जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सालों पुराने, 50 साल 100 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने समय से बासमती पैदा होता आ रहा है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मध्य प्रदेश सरकार को वहां पर प्रेजेंट करने पड़ेंगे, तभी हमारा जो क्लेम है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। जी, मेरे साथ केदार सिरोही जी हैं। केदार जी, ये बताएं कि अगर हम किसानों की बात करें, उनका पक्ष सामने रखें, तो बोला जा रहा है कि वहां के 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वहां पर करीब 80,000 किसान इस तरह के बासमती धान को उगाते हैं। अगर ये टैग नहीं मिला तो किस तरह का नुकसान? और जिस तरह से विजय सेतिया जी ने ये बात सामने रखी है कि जो देश के बाकी जगहों के जो किसान हैं उनका भी इंटरेस्ट देखना है, जो जीआई टैग है उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें 2-3 तरह के प्रश्न भर के आए हैं। पहला मैं बता दूं, जो विजय साहब ने कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हरियाणा पंजाब की जो ट्रेड लॉबी है उसने आके मध्य प्रदेश में पूरा चावल पर प्रोक्योरमेंट करती है, यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाई है, और जितने भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसमें मध्य प्रदेश का, विशेषकर जो होशंगाबाद का है, अंकुर भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में काफी इस पर अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा होशंगाबाद संभाग है और जबलपुर संभाग है, उसका धान जो बासमती उसको प्रोक्योर करके कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कौन कितना उत्पादन कर रहा है, जीआई के लिए सवाल ये है कितने सालों से ये लगाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में कई सालों से लगाई जा रही है, आज की ये वैरायटी नहीं है। ये रहा दूसरा बात। तीसरा यह है कि आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जीआई इसलिए जरूरी है कि ये जो बासमती के नाम पे, मध्य प्रदेश के बासमती के नाम पे अन्य राज्यों के और जो दूसरे एक्सपोर्टर हैं वो अपना पैसा कमा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश को नहीं मिल रहा है। देखिए, जब जीआई आ जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर हमारी क्रॉप का हमें मिल जाएगा, तो उसकी हमारे को एक आइडेंटिटी मिलेगी, उसके साथ हमारी गुणवत्ता मिलेगी, हमारी उसकी खुशबू मिलेगी, हमारा उसका टेस्ट मिलेगा, और उसके ऊपर जो प्रीमियम, आज विश्व पूरा जो है वो बासमती खाना पसंद कर रहा है। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इसके चावल धान के, और आज की तारीख में बासमती, आप उत्तर चले जाइए, पूरब चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, हर जगह बासमती की डिमांड है, विशेषकर मध्य प्रदेश की। तो जब हमारे उत्पाद का, जो हमारे 80,000 किसान, अब मुझे ऐसा लगता है 1 लाख से ज्यादा करीब हो गए हैं, और ये 13 से 15 डिस्ट्रिक्ट में विजय जी ने सामने बात रखी कि एक परसेप्शन की बात है, कहीं भी अगर बात करिए तो बासमती चावल देहरादून का या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो पंजाब का, ये जहन में एकदम से ये राज्य उभर आते हैं, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। तो जो ये परसेप्शन की बात है, इस पर आप क्या कहेंगे, और किसानों को इसकी वजह से कितना नुकसान होगा? मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं किसान भाइयों की इज्जत करता हूँ, इनकी मेहनत की कोई कमी नहीं है, इसको मैं नहीं कह रहा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सिर्फ ये मिला है वहां बासमती उग सकती है, सारे देश में भी बासमती नहीं उग सकती। इसलिए खास बात जो है कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान और इंडिया का एक समझौता हुआ, तब बासमती के ऊपर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि आपके यहाँ कहाँ बासमती पैदा होती है। उस समय राजस्थान एक क्लेमेंट बन सकता था, लेकिन राजस्थान को हमारी गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया, क्योंकि वो क्वालिटी पैरामीटर्स में पूरा नहीं उतरता था। पाकिस्तान के 18 जिले और हिंदुस्तान की 7 स्टेटें, अगर आज आप एक भी इंच इसमें और ऐड करते हो तो जीए डिल्यूट होते ही पाकिस्तान दोबारा से खड़ा हो जाएगा। वो समझते कि हमसे गलती हो गई, ठीक है, कि हम बढ़ा लेते, हम अपने स्टेट्स लिखते, हमने डिस्ट्रिक्ट लिख दिए। एमपी का चावल जो है उसका किसान की मेहनत में कोई कमी नहीं है। जैसे अभी हमारे किसान भाई ने बोला कि जी यहाँ से एक्सपोर्टर ले जाते हैं, अरे भाई ले जाते हैं कि अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एमपी में अगर कोई एक्सपोर्टर आपका चावल नहीं ले रहा होता तो ये कहाँ बिकता। इसका मतलब है कि क्वालिटी कम है, क्वालिटी में कमी है, ये 3-4 रुपए सस्ता बिकता है। राजस्थान का भी इसी तरह सस्ता बिकता है, क्योंकि क्वालिटी ही फाइनली इसको डिसाइड करती है। और मेरा मानना है कि नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट का ध्यान रखने की बात है। अगर हम स्टेट इंटरेस्ट देखेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। जी अंकुर, इस पर आपका क्या कहना है? अगर हम स्टेट इंटरेस्ट देखेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से न स्टेट इंटरेस्ट की बात है और न नेशनल इंटरेस्ट की बात है।
यहाँ पर जो बात है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान होगा अगर ये जीआई का टैग नहीं मिलता। अल्टीमेटली प्रोड्यूस तो किसान ही करते हैं ना। तो आप ये बोले कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट की बात या स्टेट इंटरेस्ट की बात है, तो जहां तक अपन नेशनल क्लेम की बात करते हैं और इंडिया और पाकिस्तान की जो ईयू के साथ ट्रीटी हुई थी उसके ऊपर एक और केस भी था जो यूएस के साथ था, जहां पर यूएस ने टैक्स बती के नाम से सेम चावल उगाया जा रहा था और उस पर एक सब्सटेंशिएट हुआ था कि भाई कौन कहां कैसा उगाएगा, पहली बात। अब जहां तक विजय जी ने कहा कि एक्सपोर्टर्स की बात है और एक्सपोर्टर नहीं ले जाएंगे तो ये नहीं बिकेगा, तो एक्सपोर्टर क्यों ले जा रहे हैं? हमको देखने वाली बात यह है, एक्सपोर्टर ले जाके इसको और किसी नाम से तो बेच नहीं रहे हैं, एक्सपोर्टर ले जाके इसको बेच तो बासमती ही नाम से रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है बासमती नाम से बेच रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ का बासमती बिकता है इसीलिए तो बेच रहे हैं। कैलाश भाई ने कहा कि हमको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, इतना हमारा जो बासमती चावल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में, वो क्यों हो रहा है? अगर इसकी क्वालिटी खराब होती, अगर इसमें वो खुशबू नहीं आती, अगर वो प्रीमियम क्वालिटी का नहीं होता तो इतना डिमांड क्यों होती? उसी नाम से बासमती के नाम से बिक रहा है, अभी स्पेसिफिक नाम तो आ नहीं रहा है कि यहाँ है वहां है। विजय जी, इसमें शिवराज सिंह चौहान इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कितने सालों से, आपको क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो ये कोशिश है वो आखिरकार रंग क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि पहले भी बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्य में रही है, तो अगर रिकॉर्ड्स भी हैं, सारी चीजें हैं, तो फिर क्या कारण है कि इसको जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है? मैं इसके लिए साफ ये कह दूंगा कि जहां पे एक दो राइस मिलर्स का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, उस वजह से ये बात सिरे पे नहीं चढ़ी। ये बात जब यूनानिमसली सारी इंडस्ट्री ने सभी किसानों के बिहाफ पे कह सकता हूं, जब राजस्थान, एमपी या बिहार, जहां देखो बासमती अगर कोई चाहे कि बिहार में नहीं उगेगी, उग जाएगी, लेकिन क्वालिटी ऐसी नहीं रहेगी, फर्क आएगा। राजस्थान में उगती है, फर्क है। एमपी वाले के हमारे माल में फर्क नहीं आता, ये कहना मानना दूर की बात है। आज तक हमें मालूम है कि हिमालय के नजदीक जितना हम जाएंगे वहीं बासमती खुशबू वाली, अच्छी पकाई वाली है, उसका चावल कम टूटता है। ये बातें टेक्निकल है, सब समझते हैं। ये अगर साइंटिफिक बात आएगी तो वहां पे इसीलिए ये कहीं भी इनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन किसानों का हित कैसे संचित हो, उसके कोई और माध्यम ढूंढने पड़ेंगे। बासमती को डिल्यूट करना ये गलत है। अगर आप एक तरफ फायदा करते हुए सारे देश के किसानों का नुकसान करोगे। केदार जी, आपसे आखिरी संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी कि ऐसे में ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या आप सुझाव देंगे? क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि सेतिया जी के जो व्यूज आए और अंकुर जी ने जो बात सामने रखी, बात तो किसानों की है कि अल्टीमेटली कोविड के इस बुरे हालात में भी उनकी स्थिति ठीक रहे, वो नुकसान ना सहे। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सेठिया जी ने कहा, वहां मैं एक बात जोड़ दूं कि ये लोग ट्रेड इंटरेस्ट देख रहे हैं। ट्रेड इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें हमारा नेशन का इंटरेस्ट देखना है, हमारे फार्मर का इंटरेस्ट देखना है, और जो सत्य है, वास्तविकता है, और जो जमीनी है और जो लंबे समय से उगा रहे, जिसका अधिकार है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये मध्य प्रदेश का अधिकार है और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग इसको लेकर रहेंगे। ये हमारे किसानों की, हमारे पूर्वजों की संरक्षण की बात है। ये उन लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में, इस छोटी सी चर्चा में शामिल होने के लिए। अनलॉक 2 शुरू हो गया है, शादी ब्याह जैसे समारोह भी शुरू हो गए हैं, लेकिन फूलों की मांग या खपत में कोई खास उछाल नहीं आया है। इसका सीधा नुकसान फूलों की खेती करने वाले किसानों और खरीद बिक्री से जुड़े कारोबारियों को हो रहा है। बेंगलुरु इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट में फूलों की बोली पहले से बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बाजारों में मांग बहुत सीमित है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की माने तो शादी ब्याह तो हो रहे हैं, लेकिन लोग सजावट पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारा फ्लावर्स बाइंग का है, इधर से परचेस करते हैं, यहाँ से जैसे तमिलनाडु में बेचते हैं, दिल्ली बेचते हैं, सभी बेचते हैं, तो यहाँ पे अभी इतना नहीं चल रहा है। अब कैसा चल रहा है? अभी बहुत डल है, पहले जितना ऑर्डर्स नहीं है। पहले कितने खरीदते थे? पहले इधर से 1000 से 1500 बंचेस खरीद लेते थे, तो अभी क्या है 200-300 ये मामूली सेल्स मार्केट में ही होते हैं। मतलब लोगों का डिमांड भी नहीं है? नहीं है, इतना डिमांड नहीं है सर। शादी वगैरह फंक्शंस जब चलते हैं वो भी नहीं है? वो चल रहे हैं पर इतना नहीं चल रहा है ना, इतना डेकोरेशन कोई करवा नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक उतनी गैदरिंग होती नहीं है, तो फैमिली मेंबर्स रहते तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो इधर ही चलता है।
बेंगलुरु में हर साल लगने वाला फ्लावर शो इस बार रद्द कर दिया गया है। ये फ्लावर शो लालबाग बोटैनिकल गार्डन में लगता है। साल 1912 से हर साल लगने वाला ये फ्लावर शो अब से पहले केवल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नहीं लगा था। सामान्य तौर पर इसे 9 अगस्त से जनता के लिए खोला जाता है। इसके लिए लालबाग में 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसकी वजह कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा बताया जा रहा है। आपको पता है ना, कोविड का प्रॉब्लम है, तो इसलिए अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है। एंड कोई फ्लावर शो करने के पहले 3 महीने तक प्रिपरेशन चलता है। सो अभी तो 1 महीने है बाकी, तो अभी तक कोई प्रिपरेशन अभी तक नहीं है। और अब बात मानसून की। देश के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय है। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीते 1 हफ्ते में सामान्य से 100% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। यहां अब तक 928 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 26% ज्यादा है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हुई है। इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।